नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। सुशासन देना हमारा मूल उद्देश्य, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अग्रवाल नर्सिंग होम फिर विवादों के घेरे में, इलाज में लापरवाही करने तथा दस्तावेज गायब करने के लगाए गए आरोप। कोरेक्स की खेप ले जा रहे बदमाशों सहित बोलेरो गाड़ी की गई जब्त। 330 सीसी नशीली कफ सिरप हुई बरामद। समाचार अब विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 10 मार्च को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का किया आगाज। मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के सभी कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी एवं एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, जिसमें रीवा कलेक्ट्रेट में एनआईसी कक्ष में रीवा जोन आईजी उमेश जोगा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा एवं पुलिस का अधीक्षक राकेश सिंह, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, जिला पंचायत सीओ स्वप्निल बांखेड़े सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करने हर माह कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अधिकारियों से संवाद कर हर माह 29 दिन तक किए गए कार्यों की 30वें दिन समीक्षा की जाती है, जिसमें जिले में किए गए कार्यों के संबंध में चर्चा की जाती है। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन देना हमारा मूल उद्देश्य है। उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ चल रही कार्यवाही को लेकर कई जिलों के कलेक्टरों की प्रशंसा की, जिसमें उन्होंने कहा कि इंदौर प्रशासन ने सबसे बढ़िया काम किया है। साथ ही उन्होंने स्वच्छता पर कहा कि प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। प्रस्तुत है एक झलकी। और आप जानते हैं कि ये सुशासन देने का जनता को सबसे बड़ा हथियार है हमारा। हम लोग टारगेट तय करते हैं और फिर 29 दिन उन पर काम करते हैं और 30वें दिन उसकी समीक्षा करते हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कुछ मामलों में बहुत बेहतर फील्ड में हमारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टारगेट और उनको अचीव करने के जो हमारे प्रयास है उनके कारण हो रहा है। कल मैं इंदौर में था और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूं कि माफियाओं के खिलाफ जो हमने अभियान चलाया है, इंदौर के प्रशासन ने कलेक्टर, डीआईजी, कमिश्नर, आईजी उसका बहुत सकारात्मक उपयोग किया है। जिनको वर्षों से न्याय नहीं मिला था वो गदगद हैं। कल मैंने उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे। हजारों लोग जिनको वर्षों से प्लाट नहीं मिले थे, केवल एफआईआर नहीं हो रही। एक तो यह कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली, बाद में कुछ नहीं हुआ। भूमाफिया भागते फिर रहे हैं और जमीन पर लोगों को प्लाट मिल रहे हैं, कब्जा मिल रहा है। उनकी आंखों की चमक, उनके चेहरे के प्रसन्नता, होंठों की मुस्कुराहट देख के मुझे ये लगा कि अपना सरकार चलाना सार्थक हो गया। मैं इंदौर के प्रशासन को, कमिश्नर, आईजी को भी, विशेषकर कलेक्टर, डीआईजी, मनीष ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं पूरे जिला प्रशासन की प्रशंसा करता हूं, मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। किसी अभियान का सकारात्मक परिणाम जब जमीन पर देखते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। और हर महीने हम एक सर्वश्रेष्ठ जिला ओवरऑल छांटेंगे जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और वो जिस क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। हम बेस्ट प्रैक्टिस भी शेयर करेंगे। कौन कितना अच्छा कर रहा है वो सामने आए और सार्वजनिक रूप से भी वो प्रशंसा के पात्र बने। मैंने तय किया है कि हम हर सोमवार को 11:30 बजे ओवरऑल एक प्रदेश का रिव्यू कर लें। कहीं कोई विशेष चीज है तो उसको देखें, उस पर त्वरित कार्रवाई करें और उसके आधार पर भी हमारे कामकाज का आकलन हो। क्योंकि केवल एजेंडे ही हमारा काम नहीं, एजेंडे के अलावा बहुत सी चीजें हैं सामयिक जिन पर ध्यान देना जरूरी है। मैंने एक प्रयोग और करने का फैसला किया है।
हमारे कई मित्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने कहा उनकी सार्वजनिक प्रशंसा मैं बीच बीच में भी करता हूं, लेकिन कई जगह से गड़बड़ की शिकायतें भी आती हैं। हम जनता से फीडबैक लेने का एक हमारा मैकेनिज्म अब बन रहा है, अलग अलग तरीकों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। कहीं अगर ये गड़बड़ की शिकायत आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मैंने कहा है, और जो बेहतर करेंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। मैं सार्वजनिक रूप से यहां प्रशंसा करूंगा, क्या करप्शन का मामला हो, कार्यकुशलता का मामला हो, सामान्य प्रशासन हो, कुल मिला के कैसा है, सप्ताह में भी हम देखेंगे। देखिए, सुशासन देना ही हमारा मूल उद्देश्य है, और मैं चाहता हूं कि ये सुशासन हम खेले, मतलब आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाए हमें। सुशासन खेले मतलब कौन बेटर देता है सबसे अच्छा, और वो प्रतिस्पर्धा जनता को राहत सहूलियतें प्रदान करेगी, सुविधाएं देगी, परेशानियां कम करेगी, और हमारे परफॉर्मेंस को बेटर करेगी। एक तो स्वच्छता वाले मामले में मध्य प्रदेश को नंबर 1 रहना है। सुधार हो रहा है कई शहरों में, लेकिन मुझे जबलपुर में कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी सफाई रोज क्यों नहीं हो सकती। तो स्वच्छता के मामले में हम सब टास्क ले रहे। इंदौर हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है, कई और शहरों ने भी बढ़िया काम किया है, इंदौर की चर्चा तो दुनिया में है। हम अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें, जनप्रतिनिधि और जनता के सहयोग से। एक और, मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। क्या जिले में कोई एक स्थान ऐसा तय किया जा सकता है जहां शहर के नागरिक हो या विशेष अवसर हो तो कोई जाके पेड़ लगा दे? आप लोग सोचे, अपने जिले में कम से कम एक जिला स्थान की बात कर रहा हूं मैं, और कहीं की नहीं कह रहा। लेकिन उस दिन मेरा जन्मदिन था 5 मार्च को, बड़ी तादाद में पेड़ लगे। पर्यावरण बचाने का काम अपने आप होता रहता है। तो मैं तो कहूंगा कलेक्टर एसपी का जन्मदिन है, वो भी रोपे आते, और कोई वरिष्ठ विशिष्ट व्यक्ति है वो रोप सकता है, एक स्थान तय हो जाए। और नगरों के विकास के लिए अभी तक तो कोरोना की तंगी के कारण उतना पैसा नहीं आ पाया था, लेकिन 15वें वित्त आयोग के लगभग 809 करोड़ रुपए हम डालेंगे। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के 500 करोड़ रुपए, सड़क की मरम्मत के लिए अलग राशि, को लगभग 3100 करोड़ के आसपास राशि डलेगी खाते। अग्रवाल नर्सिंग होम फिर विवादों के घेरे में। प्रसूता की मौत के बाद गायब कर दिए गए दस्तावेज। पत्नी की मौत के कारणों को जानने के लिए 4 महीने से भटक रहा है पति। हम आपको बता दें, अग्रवाल नर्सिंग होम एक बार फिर आया विवादों के घेरे में। प्रसूता की मौत हो जाने के बाद उसकी मौत के कारण जानने के लिए 4 महीने से मृतका का पति अग्रवाल नर्सिंग होम के चक्कर काट रहा है। हम आपको बता दें कि अग्रवाल नर्सिंग होम का विवादों से पुराना नाता रहा है। इसी तारतम्य में एक बार पुनः नर्सिंग होम के चिकित्सक के ऊपर आरोप लगाते हुए मृतका के पति प्रशांत सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। 25 अक्टूबर की सुबह ऑपरेशन किया गया। इसके बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। पति का आरोप है कि गलत नस कटने के कारण उसकी पत्नी की मौत हुई थी। इसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी विद्या सिंह की मौत नर्सिंग होम में की गई लापरवाही से हुई थी। पत्नी की मौत के कारण जानने के लिए नर्सिंग होम से बार बार दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिसके आधार पर उसका उपचार क्या चल रहा था, लेकिन नर्सिंग होम किसी भी हालत में वो दस्तावेज देने को तैयार नहीं है। प्रशांत सिंह का आरोप है कि पत्नी को अस्पताल ले जाते समय उसने नर्सिंग होम में अपना बैग छोड़ दिया था। जब 2 दिन वापस आया तो बैग मिल गया, लेकिन उनमें से डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए। इस बात को लेकर अग्रवाल नर्सिंग होम के चिकित्सक किसी भी तरह से परिजनों से बात करने को तैयार नहीं है। वहीं जब आज हंगामे की स्थिति निर्मित हुई तो नर्सिंग होम के मैनेजर द्वारा कहा गया कि सभी बातों का कोर्ट में हम जवाब देंगे। वहीं मौके पर विश्वविद्यालय पुलिस द्वारा
हंगामा शांत कराते हुए पीड़ित पक्ष को अपने साथ ले गए। इस पर थाना प्रभारी शिव सिंह बिसेन ने बताया कि पूरे मामले की जांच एसडीओपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप जबरदस्ती करके लिए लीजिए। आप नॉर्मली दे सकते हैं ना, आपके पास तो होगा। हाँ, डुप्लीकेट दे सकते हैं, हमारे पास है, वो सब ठीक है जी। पर आप जब पेपर लेने आओ तब तो मैं दूंगा। तो आए तो है। अरे इस तरह नहीं दूंगा आपको, जो करना मैडम बोल दी कोर्ट में ले लीजिएगा, वहाँ मेरे से बात। ये देखिए, ये धमकी देखिए, ये निशा अग्रवाल हॉस्पिटल की ये धमकी देखिए, इस तरह ये धमकी दे रहे हैं। ये देखिए, अगर ये मीडिया इसीलिए नहीं दे रहे। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप जबरदस्ती करके लिए लीजिए। वाइफ का यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी 4-5 महीने से प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे थे। उन्होंने बोला हमारे पास तो सभी फैसिलिटीज़ है, अब हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, सेफ डिलीवरी करवाएंगे। 4-5 मिनट जिस दिन को एडमिट कराया गया था, करीब 8:30 बजे हम रात को यहाँ पे लेके आए। 12:30 बजे तक वो हमारे साथ टहल रही थी। इन्होंने 12-12:30 करीब इनको लेबर रूम में लेके गए। इन्होंने लेबर रूम हुआ, 1:44 में बेबी हुआ। इसके बाद 3 घंटे तक इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया। 3:30 बजे मुझे लेके आते हैं और बोलते हैं आप इनको जीएमएच लेके चले जाओ। वहाँ पे लेके जाते हैं, मृत घोषित कर दिया जाता है। बाद में इनके लड़के से मिलने आया, उसने बोला कि हाँ, मैं उनसे पूछा कि क्यों डेथ हो गई, आप बता सकते हो। बहुत हमारे रिक्वेस्ट करने, उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर हम प्रोवाइड नहीं कर पाए, ब्लड की सुविधा नहीं दे पाए और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं थी, उसकी डेथ हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि नहीं थी तो आप पहले रिफ़र कर देते उसको। मेरे डॉक्यूमेंट तक ये चुरा के रख लिए। पिछले 3 महीने से मैं इनको 10 बार आ चुका, मेरे डॉक्यूमेंट ये प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस इन्होंने पूरी तरह से लापरवाही बरती, इसके कारण उसकी डेथ हो गई। और पूरी तरह से इनके पास कोई सुविधाएं नहीं है कि यहाँ पे प्रॉपर और सेफ डिलीवरी करवाया जा सके। पीएम रिपोर्ट में साफ साफ लिख के आ रहा है कि ब्लड एक्स्ट्रा फ्लो के कारण उनकी डेथ हो गई, हेमरेज हो गया है। मैं इनसे पूछने आया कि आपने 1 मिनट भी ब्लड चढ़ा देते एटलीस्ट। इनके पास कोई सुविधा ही नहीं। 2 घंटे से 3 घंटे तक उसमें साफ का सार पेज लगा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर का। इनके पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है कि मेरी वाइफ को बचाया जा सके। ये क्यों इस तरह हॉस्पिटल चला रहे हैं, क्यों नर्सिंग होम चला रहे हैं? मैं पूरी तरह से प्रशासन से न्याय चाहता हूँ। ये डॉक्यूमेंट अपने जिस दिन डेथ हुआ था उस दिन मैं और मेरी मदर थी, हमने उनको पेशेंट की बॉडी को लेके चले गए, वहाँ पे ले जाके पहुँची। इसके बाद 3-4 दिन तक मेरे पूरे डॉक्यूमेंट, मेरा पूरा बैग यहाँ पे पड़ा हुआ था। 4 दिन बाद मेरी सिस्टर आती है, मैंने बोला कि जाओ वहाँ से बैग पड़ा। उस बैग में मैं अभी जब चेक किया डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट में सोनोग्राफी वगैरह की रिपोर्ट है, दवाई वगैरह की रिपोर्ट है, बट इनकी जो फीस मैंने जमा करी वो रिसिप्ट गायब है। और भी जो इनके द्वारा ऑथेंटिकेशन हमको दिया जाता था वो पूरी तरह से गायब। इन्होंने पूरी तरह से हमारे रिकॉर्ड भी मैनिपुलेट कर दिया। मैं बस इतना इनसे पूछता हूँ। नहीं, डेथ तो 3-4 घंटे बाद हुई है डिलीवरी की। यहीं पे रखे हुए थे ये पूरी तरह से। जब यहाँ से पेशेंट को ले, इनके पास एम्बुलेंस नहीं था। एम्बुलेंस में इनका एक एम्बुलेंस खड़ा हुआ था, जिसको आप देखिए हटा दिया इन्होंने। उस एम्बुलेंस में बोले कि बैक गियर नहीं लगता है। स्टार्ट किया, इसके बाद बोले बैक गियर नहीं लगता है। इन्होंने ऑक्सीजन की सुविधा नहीं दी। मतलब इन्होंने पूरी तरह से, मेरे हिसाब से पूरी तरह से मर्डर था इनका। इन्होंने मार दिया मेरी वाइफ को। कितनी फीस दे चुके हैं आप? इनको फीस मेरे द्वारा इनको एक तो कंसल्टेंसी फीस लगती थी और 40,000-50,000 रुपये जो मेरे से एक्स्ट्रा जमा करवाती थी, वो फीस लिख के देती थी। वो फीस मैंने इनको पे करवाया। इनको पास एक 10,000 रुपये की रिसिप्ट मेरे पास पड़ी हुई है, वो सादे पेपर्स में ये लिख के दी जिस दिन एडवांस इन्होंने जमा करवाया था। दवाई का मेरा खर्च हुआ, सोनोग्राफी का मेरा खर्च हुआ, वो एक अलग मैटर है। बट मैं इतना चाहता हूँ कि आप ये अपने आप को बचाने के लिए कि मेरे यहाँ पेशेंट आया ही नहीं था। पहले ये बोले कि मेरे यहाँ पेशेंट ही नहीं था। ये बताइए, अभी डॉक्टर से आप मिलने की कोशिश की, क्या कह रहे हो? ये मैं डॉक्टर से मिलने की कोशिश, तो पहले तो कुछ बात नहीं कर रही हैं, बोली चुपचाप बैठी हुई है, कुछ बताने को तैयार नहीं है। मैं कोर्ट में जवाब दे दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं जवाब देना चाहती हूँ। ये बोले हम कोर्ट में जवाब दे देंगे इस चीज़ का। आप हमें तो बताओ मेरी वाइफ मरी हुई है, किस कारण से मरी हुई है, मेरे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दो। अब मैं प्रशासन से पूरी तौर से करना चाहता हूँ, इसकी जाँच बैठे, मेडिकल कमेटी का गठन हो और इसकी साफ़ सुथरी जाँच हो और हमें न्याय दिलाने की कोशिश किया जाए। मेरा एक छोटा सा 4-5 महीने का बेबी है, मैं उसको देखूँ, मैं अपने घर में अकेला हूँ। मेरे मदर की पूरी तरह से तबीयत एकदम हालत ख़राब है। जब से मेरी खुद 3 महीने तक हालत ख़राब थी कि मैं उठ चल सकूँ, मैं अपने बेड से खड़ा हो सकूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। आज मैं इनसे न्याय मांगने आया हूँ। तो देखिए किस तरह पूरा स्टाफ लगा हुआ बचाने के लिए। मैडम नहीं बोलेंगे, मैडम नहीं बोलेंगे। इनका ईशान गोयल है, वो पूरी तरह से गायब है। डॉक्टर क्या नाम है? डॉक्टर निशा अग्रवाल जी ट्रीटमेंट दे रही थी। इसके बाद उनका लड़का ईशान गोयल था, वो भी वहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने चेक किया हमें पूरी तरह से। जब हम ले जाने तो ये क्या बोलते हैं, हमने फ़ोन कर दिया जीएमएच में, हमारे बच्चे वहाँ पे, आप यहाँ से लेके जाओ अपने आप को बचाने के लिए। क्या किसी की मृत्यु इतनी इजीली हो जाती है? अच्छा, मृतक यही हो, मतलब डेथ यही हो गई? हाँ, यहाँ हो गई थी और हम लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला इनकी डेथ हो चुकी है। ये 24 अक्टूबर 24 को हमने एडमिट किया था। 25 अक्टूबर के शाम 12 बजे गए थे, इसलिए 25 लग गया था।
25 अक्टूबर को डेथ हुई है। डेथ 25 अक्टूबर की हुई थी। कितने दिन तक आप क्या करते? कितने दिन मैं जब इनके पास आया, मेरी तो इतनी हालत नहीं थी कि मैं 3 महीने तक मैं जब पुलिस के पास मेरा बयान हुआ, मर के आया हुआ वहाँ पे, तो मैंने उनको बोला कि मेडिकल लेने से मैं मानसिक रूप से इतना पीड़ित था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी हालत इतनी बुरी तरह से थी कि मुझे खुद लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं जी नहीं पा रहा था। मैं 1-2-3 बार अपने बहन भाइयों को भेजा इनके पास कि आप एटलीस्ट मुझे मेडिकल डॉक्यूमेंट तो प्रोवाइड करा दो, वो दे नहीं रहा। हम पुलिस के पास गए तो पुलिस बोले कि एक काम, जब हमारे पास पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उस आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। हमने पीएम रिपोर्ट जब पाया, उसमें देखा कि सीजेरियन एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इसके बाद हमने कार्रवाई करना शुरू किया, इनसे पूछना शुरू किया, आप ये सही तरीके से हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। विद्या सिंह की मृत्यु हुई थी, डिलीवरी के लिए यहाँ आई थी तो उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी जांच एसडीओपी साहब सिरमौर कर रहे हैं। इनको रिकॉर्ड की आवश्यकता हो, रिकॉर्ड मंगाएंगे। 4 महीने से भटक रहे हैं, इनको रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं कराया जा रहा, क्यों? पुलिस द्वारा मंगा लिए जाएंगे रिकॉर्ड। अभी क्या स्थिति, अभी क्यों लोग रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं? अब वो रिकॉर्ड अगर वो उनसे लिखित में मांगेंगे, पुलिस को देंगे रिकॉर्ड, अगर उनके पास होगा देंगे, क्यों न देंगे। सर FIR भी दर्ज नहीं कराया जा रहा अभी तक। वो जांच कर रहे हैं एसडीओपी साहब से, जो तथ्य पाएंगे वही नहीं करेंगे। कब से जांच चल रही है सर? हाँ, अब वो तो एसडीओपी साहब बताएंगे कब से जांच हो। पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की दूसरी पुण्यतिथि स्थानीय पंधर पार्क में दिनांक 11 मार्च को मनाई जा रही है। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्षा श्रीमती कविता पांडे द्वारा स्थानीय कॉफी हाउस में जानकारी देते हुए बताया, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी की दूसरी पुण्यतिथि किसान स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाकर अन्नदाताओं को समर्पित करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी द्वारा लिया गया है। इस दौरान महिला जिला अध्यक्ष सीमा सिंह, महिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की आशा पांडे एवं योगिता सिंह परिहार सहित अन्य कांग्रेस नेत्री उपस्थित रहीं। पूर्व विधायक रिमही जनता के संत नेता सुंदरलाल तिवारी जी का 11 मार्च 2 साल पहले स्वर्गारोहण हुआ था। कल उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है। पिछले साल अचानक कोरोना आ जाने के कारण अपने नेता को हम सब ने श्रद्धांजलि उस तरीके से नहीं दे पाए थे। इस साल किसान स्वाभिमान दिवस के नाम पर रीवा जिले की जनता पद्मनाभ पार्क में कल 11 बजे रिमही जनता के संत स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी जी को श्रद्धांजलि देने हेतु उपस्थित होगी। आप सभी भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत लगभग 3.5 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलनरत हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। 200 से ज़्यादा किसानों का स्वर्गारोहण हो चुका है, लेकिन ये निर्मम और निष्ठुर सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। विगत वर्ष चोर दरवाजे से अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों का कृषि काला कानून के नाम से 3 कानून ये लेकर आए। जैसा कि आप जानते हैं, अध्यादेश तब लाया जाता है जब कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, लेकिन चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से, बैक डोर के दरवाजे से इन्होंने किसान कानून लेके आए, जिसके तहत MSP लगभग समाप्त है। ये कहते जरूर है सामने सामना कि MSP जरूर मिलेगी, लेकिन अभी जितना भी अनाज इस मौसम में बिका है वह न्यूनतम समर्थन जो प्राइस है MSP के नीचे से गया है, और उसके कारण किसान बहुत बुरी तरह आहत है। पूरे देश के किसान काले कानून के खिलाफ आंदोलनरत हैं। रीवा में भी करैया मंडी में लगातार किसान विगत 3 महीने से सड़कों पर इस भीषण गर्मी में बैठे हैं। दिल्ली की मैं बात करूं, मैं खुद दिसंबर में जो आंदोलन चल रहा है उसको देखने गई थी, किसानों का समर्थन करने गई है और किसानों की पीड़ा को पास से महसूस करने में गई थी। मैंने देखा कि पूस की ठंडी में, कड़कड़ाती ठंड में भी वो बैठे हुए थे किसान, और एक एक करके उनके बीच से उनके मित्रों की, साथियों की लाशें निकल रही थी, लेकिन उनको तब भी वो डगमगाए नहीं। वो हमारे अन्नदाता है और हम जीवित शरीर हैं।
उन्हीं किसानों को समर्पित आपका 11 मार्च है। 11 मार्च अचानक आपके लाडले नेता का सुबह सुबह स्वर्गारोहण हो गया था। रीवा जिले की जनता शॉक्ड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने संत भारतीय राजनीति में सुंदरलाल तिवारी जी जैसे बहुत विरले नेता होते हैं जो स्पष्टवादी होते हैं, सच बोलते हैं, भले ही उस सच के कारण उनका नुकसान हो जाए। हम सब कार्यकर्ता जो पूरे जिले में हैं उनको उनका पुण्य स्मरण करने के लिए कल 11 मार्च को पद्मधर पार्क में एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और रीवा जिले की महिलाएं भी वहाँ पर भारी मात्रा में इकट्ठी होगी। आप सबसे भी अनुरोध है कि कल जरूर से जरूर अपने नेता का पुण्य स्मरण करने के लिए वहाँ पर आए और उनको श्रद्धांजलि। रिश्वतखोर सरपंच ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आयोजित की पत्रकार वार्ता। 2 दिन पूर्व हुई लोकायुक्त कार्यवाही को बताया षड्यंत्र का हिस्सा। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व राजनिवास में लोकायुक्त पुलिस द्वारा शासकीय शौचालय हटवाने के नाम पर फरियादी से दुआरी सरपंच द्वारा 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इसी विषय में आज स्थानीय कॉफी हाउस में दुआरी सरपंच नरेंद्र कुमार शुक्ला द्वारा बताया गया, मैंने फरियादी से 1 लाख रुपए उधार मांगे थे, लेकिन फरियादी द्वारा षड्यंत्र रचकर लोकायुक्त से कार्यवाही करवाई है। पेश है जानकारी के अंश। लोकायुक्त की कार्रवाई में मुझे 50,000 रुपये घूस लेना बताया गया, जबकि ये सारी कहानी मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ग्राम पंचायत दुआरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया हूँ। उस निर्माण के पीछे गुलाब पांडे जी का मकान बना हुआ है। गुलाब पांडे जी शौचालय निर्माण के बाद से कई बार हमारे पास आते थे और ये बोलते थे ये हट जाए, ये कैसे हटे, मेरी ज़मीन कीमती है। तो हम उनको यही बोले कि ये शासन की राशि इसमें लगी हुई है, ये हटने वाला नहीं है जब तक इसमें कोई उच्च अधिकारियों के निर्देश प्राप्त नहीं होते। उसके बाद दुआरी के अनिल मिश्रा और महेंद्र पांडे जी लोग माननीय पूर्व मंत्री विधायक श्रीमान राजेंद्र शुक्ल जी के पास समैया पहुँची। माननीय विधायक जी द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विधायक जी द्वारा यह बताया गया कि इस स्थान को में ये रोड जो रेलवे को आने वाली है उसके ये बीच में फंस रही है, तो इसको हटवाना जरूरी हो गया। नहीं वो अंधा मोड़ है, रोड सकरी हो रही है। उसके बाद कलेक्टर महोदय के साथ एक मीटिंग थी राजनिवास में, उसमें मुझे भी बुलाया गया था और ये सानू द्विवेदी भी साथ में गए हुए थे। जब हम लोग पहुँचे तो कलेक्टर महोदय जी ने ये कहा कि ये रोड में आ गई है, ये गलत बन गई है। तो मंत्री जी ने कहा कि बनी अच्छी है, लेकिन इसको दूसरी जगह विस्थापित कैसे किया जाए, ये कौन सा नियम है। तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि यदि उसी ग्राम पंचायत की जनता उक्त स्थान में बने शौचालय के बराबर की राशि अपने से एकत्रित कर अन्यंत्र स्थान पर कोई दूसरा शौचालय का निर्माण करा दे, तब इसको यहाँ से विस्थापित किया जा सकता है। ये कैसा हटाया जाए, कैसे हटे। तब फिर लोगों ने कहा कि इसमें इसकी राशि कहाँ से आई। अब गुलाब पांडे जी लगातार कहीं इनके पास, कहीं इनके पास, कहीं इनके पास, कहीं 20 लोगों के साथ, कहीं 10 लोगों के साथ, कहीं हमारे पास इन 10 लोगों को लेके जाते थे कि इसमें जो राशि लगी है उसकी आधी राशि मैं दे सकता हूँ, आप इसको हटवा दीजिए। तो हमने कहा आधी राशि पर ये नहीं हटेगा जब तक इसकी पूर्ण राशि, चाहे आप इसको बनवा दीजिए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसको अपने से नहीं गिरा सकते। ये हटेगी तभी जब ये बन जाएगी। उसके बाद पांडे जी ने हमसे कहा फोन करके कि आपने जो कहा था वो ले लीजिएगा। अब हमको ये नहीं मालूम था कि मैं इसका छोटा भाई हूँ, ये मेरा बड़ा भाई है, ये हमारे साथ इतनी बड़ी टसल मान रहा है और इतना गुस्से में है कि ये हमको गलत ढंग से ट्रेसिंग कराएगा, क्योंकि भाई भाई के ऊपर इन सब चीज़ों का विश्वास कभी नहीं करता। उसके बाद मैं रीवा आ गया, गाड़ी का एसी थोड़ा सा चेक करा रहा था, हमारे मित्र की गाड़ी थी, उन्होंने कहा गर्मी है थोड़ा सा दिखवा लीजिए नया बस स्टैंड के पास। फिर वो आदमी फ़ोन लगाया तो हम बोले आप घर तरफ जाएं तो दे दें। तो उन्होंने कहा कि हम उधर नहीं जाएंगे, हम मनिगमा तरफ जाएंगे। तो हमने कहा जब आप मनिगमा तरफ जाएंगे तो आप न्यू बस स्टैंड के पास हैं, हम आ जाइए, हमको यहीं दे दीजिए। जब वो पहुँचे तो वो हमको बोले कि वो चेक है 50,000 नगद है, बाकी चेक है, अभी पैसा नहीं है। तो हमने कहा कि पांडे जी ये पैसा हमने आपसे उधार मांगा है कुछ दिनों के लिए,
इससे हम मार्च क्लोजिंग में हम अपना वो क्या किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल करा लेंगे और उसके बाद आपको लौटा देंगे। ये हम कोई आपसे वैसा पैसा नहीं मांग रहे हैं कि हम आपका कोई काम करना जा रहे हैं तो उसके एवज में चेक आप हमको दे दीजिए तो क्रेडिट रहेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बाकी आपको बाद में दे देंगे। ये 50,000 रुपये आप रख लीजिए। 50,000 रुपये हम अपने हाथ में लिए, उनसे खड़े बात ही कर रहे थे कि उतने में लोग का एक तो टीम आई और उन्होंने कहा कि आपने रिश्वत ली है। हमने कहा हमने कोई रिश्वत नहीं ली है। उनसे उधार और लौटा दूंगा ये शब्द वॉइस रिकॉर्डिंग में माननीय लोकायुक्त के 3 बार आए हैं, जो हमको पढ़ने को बाद में दिया गया था, जिसमें साइन कराई जाती है। अब आप लोग बताइए कि ये कहाँ से रिश्वत हुई? जितनी भाषा हम बोले हैं यही वॉइस रिकॉर्डिंग में है, कहाँ रिश्वत? आपने अभी ये कोरेक्स की खेप ले जा रही बोलेरो गाड़ी समेत बदमाशों को सिटी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। 330 शीशी नशीली कफ सिरप सहित 4 तस्कर गिरफ्तार। हम आपको बता दें कि नशे के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक रीवा श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा श्री शिव कुमार वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रीवा आदित्य प्रताप सिंह को मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर एएसआई उपेंद्र सिंह परिहार व अन्य पुलिस स्टाफ के द्वारा रताहरा में घेराबंदी कर बोलेरो क्रमांक यूपी 63 AB 2991 को रुकवाया गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर बोलेरो सवार आरोपी बबलू उर्फ बल्लू खान, पिता नम्मू खान, उम्र 26 साल, निवासी दरामनगंज, राहुल इस्लाम, पिता नजमुल इस्लाम खान, उम्र 30 साल, निवासी दरामनगंज, राजा अली, पिता शमसुद्दीन खान, उम्र 18 साल, निवासी दरामनगंज महेशपुर थाना हालिया मिर्जापुर, शाहजाद खान, पिता मकबूल खान, उम्र 40 वर्ष, निवासी दरामनगंज। इनके कब्जे से कोडीन फास्फेट युक्त 3 पेटी 330 सीसी ऑर्नेक्स कंपनी की नशीली कफ सिरप कुल कीमत 39,600 रुपए की बरामद की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके ऊपर NDPS एक्ट 5/13 औषधि नियंत्रण अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया जाकर और जानकारी जुटाई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा उत्तर प्रदेश से नशीली कफ सिरप रीवा में लाई जाती है, जिसकी जांच थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। आइए जानते हैं इस संबंध में उनके द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये कोरेक्स की लगातार 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं। एक कार्रवाई कल की गई है निपनिया मोहल्ले में आरिफ खान है जो कि मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं और उसकी आड़ में अपने घर से जो कोडीन युक्त कफ सिरप आता है उसको बिक्री करते थे। तो उनके सूचना पर लगातार सूचनाएं आ रही थी, घर में उनके तलाशी ली गई तो कल 7 सीसी कोरेक्स कफ सिरप मिला। उस पर NDPS के तहत जब्त किया जाकर उनको गिरफ्तार किया जाकर उनको आज न्यायालय पेश किया गया है। आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ये उत्तर प्रदेश से कुछ लोग हैं जो कि बोलेरो वाहन में कफ सिरप ला रहे हैं और लगातार यहाँ पर विभिन्न ठिकानों में जहाँ पर उनको ऑर्डर रहता है पहुँचाते हैं। इस सूचना पर अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा लगातार कोरेक्स पर विशेष अभियान चलाकर और कार्रवाइयाँ की जा रही है। उनको बताए जाने पर उसके बाद उनके निर्देश पर पूरी टीम बना करके और वहाँ घेराबंदी की गई। जिवला मोड़ पर हनुमान तरफ से बोलेरो वाहन आया जिसको कि रोक करके और तलाशी ली गई तो उसमें 3 पेटी बना करके और वहाँ घेराबंदी की गई। जिवला मोड़ पर हनुमान तरफ से बोलेरो वाहन आया जिसको कि रोक करके और तलाशी ली गई तो उसमें 3 पेटी कोरेक्स जिसमें से 1 पेटी खुली हुई थी, टोटल 330 सीसी कोरेक्स मिला, उसको जब्त किया गया है। बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया गया है और 4 आरोपियों को भी आज गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, कल उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। ये 4 आरोपी ड्रामनगंज के रहने वाले हैं और वहीं से ड्रामनगंज के पास ही मेडिकल की दुकानों से ला करके यहाँ और लगातार सप्लाई कर रहे थे। इसके पूर्व में भी इनके ऊपर कोई केस या कुछ ऐसी नहीं, अभी तक तो चूँकि अभी यूपी के रहने वाले हैं ड्रामनगंज, तो वहाँ पर विशेष वाहक भेज करके और जानकारी ली जाएगी और अपने ज़िले में भी जो पूर्व में पकड़े गए हैं उनको मैसेज किया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है कि क्या थानों में सोहागी में एक बीच में पकड़े गए थे
उत्तर प्रदेश के कुछ लोग, तो उनसे भी जानकारियाँ ली जा रही हैं कि क्या ये वही लड़के हैं कि नए लड़के हैं। सर वहाँ पे जो खेप लेके आ रहे थे तो पर्टिकुलर यहाँ पे किसके लिए आ रहे थे कुछ उसकी उसमें ये नाम नहीं जानते हैं, मोबाइल नंबर है, तो उसको उनका कॉल डिटेल वगैरह लिया जा रहा है। जिस मोबाइल नंबर से इनकी बात होती थी और जिनके आर्डर पर ये पहुंचा रहे थे, तो उनकी तलाश की जा रही है। उसके अलावा भी और भी कई लोगों का इन्होंने बताया है कि हनुमाना से लेकर के और रीवा, जिला, कबाड़ी मोहल्ला, रायपुर, उधर मनगमा, लौर और हनुमाना, कई स्थानों में ये लगातार सप्लाई दे रहे थे। तो सभी जगह की इनका जानकारियाँ ली जा रही हैं और जितने भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।